हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक दैट इज सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ठीक है, या कह लीजिए ब्रेक इवन एनालिसिस, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी का मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो बस इसी तरीके से अपना सपोर्ट आप लोग मेरे चैनल पर बनाए रखिए और मैं भी अकाउंटिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर वीडियो लाती रहूंगी। राइट, तो चलिए फिर देखते हैं डिटेल में कि आज के इस लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये सीवीपी एनालिसिस क्या होता है। उसके बाद हम ब्रेक इवन एनालिसिस जानेंगे। ब्रेक इवन एनालिसिस का क्या मतलब है, कितने फॉर्मूले हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं इसके, ग्राफ कैसे बनाया जाता है ब्रेक इवन पॉइंट को शो करने के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे जो ब्रेक इवन एनालिसिस में यूज होते हैं, जैसे कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इन चारों ही इंपॉर्टेंट टर्म के फॉर्मूले क्या हैं, ग्राफ में कैसे शो करते हैं, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, और एक बात और कि अगर आप मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और अगर लेक्चर समझ में आए, अगर लगे कि ये थोड़ा भी यूजफुल है, तो लाइक का बटन भी जरूर प्रेस करिएगा। और नीचे जो छोटी सी बेल दी है उसको भी प्रेस करना है, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सीवीपी एनालिसिस। तो सीवीपी मतलब कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस, ठीक है। सीवीपी एनालिसिस का फुल फॉर्म क्या है, कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस। तो सीवीपी एनालिसिस क्या है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है प्रॉफिट प्लानिंग का। प्रॉफिट प्लानिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रॉफिट प्लानिंग क्या होता है। तो प्रॉफिट प्लानिंग, देखिए, किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। तो उस डिजायर्ड प्रॉफिट को, उस गोल को, उस टारगेट प्रॉफिट को अचीव करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग करनी पड़ती है, जो भी डिफरेंट फैक्टर्स को रिगार्डिंग जो भी प्लानिंग करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट प्लानिंग। देखिए, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कॉस्ट है, वॉल्यूम है, ठीक है, सेलिंग प्राइस है। ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो प्रॉफिट को इफेक्ट करते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे इन सारे फैक्टर्स के रिगार्डिंग प्लानिंग करनी है, ये प्रॉफिट प्लानिंग होता है, ठीक है। तो सीवीपी एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट टूल है जो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट प्लानिंग में मदद करता है। ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी अपना टारगेट प्रॉफिट सेट किया है, उस गोल को अचीव करने में सीवीपी एनालिसिस मदद करता है, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद सीवीपी एनालिसिस से हमें और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें सीवीपी एनालिसिस से मिलती है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट इन रिलेशन टू वॉल्यूम। सीवीपी एनालिसिस से हम समझ सकते हैं कि कॉस्ट कैसे वेरी करती है, ये जो कॉस्ट है कैसे वेरी करती है विद वॉल्यूम। यानी अगर हमने वॉल्यूम चेंज किया, अगर हमने वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर दिया, तो उसका कॉस्ट पे, किसी भी प्रोडक्ट की जो कीमत है उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जब हम 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, और अगर हमने वहीं पे 50 यूनिट का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया तो पर यूनिट कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। या 100 यूनिट का करना शुरू कर दिया प्रोडक्शन, तो पर यूनिट कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये हम सीवीपी एनालिसिस से समझने की कोशिश करते हैं, हम इस बिहेवियर की स्टडी करते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स वेयर बिजनेस विल ब्रेक इवन। यानी वो पॉइंट जिस पे बिजनेस ब्रेक इवन हो रहा है, यानी वो पॉइंट जिस पे बिजनेस को न प्रॉफिट हो रहा है न लॉस हो रहा है। ब्रेक इवन मतलब यही होता है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। वैसे अभी मैं ब्रेक इवन डिटेल में बताऊंगी, बट यहाँ पे अभी जान लीजिए वो पॉइंट जिसपे बिजनेस को न प्रॉफिट हो रहा हो न लॉस हो रहा हो। तो उस पॉइंट को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा या कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, ये भी हम सीवीपी एनालिसिस से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड इंफॉर्मेशन। थर्ड इंफॉर्मेशन जो हमें सीवीपी एनालिसिस से मिलती है, दैट इज
सेंसिटिविटी ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू वेरिएशन इन आउटपुट। अगर हम आउटपुट चेंज करें, अगर हम प्रोडक्शन चेंज करें, ठीक है, वेरी करें, तो उसका प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। अगर हम 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तब प्रॉफिट कितना होगा, अगर हम 50 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तब प्रॉफिट कितना होगा, अगर 100 यूनिट का करने लगे तब प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट कैसे वेरी करेगा विद द वेरिएशन इन आउटपुट, तो ये भी हम सीवीपी एनालिसिस से निकाल सकते हैं। चौथी इंफॉर्मेशन जो हमें सीवीपी एनालिसिस से मिलती है, दैट इज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर अ प्रोजेक्टेड सेल्स वॉल्यूम। अगर हमने एक प्रोजेक्टेड सेल्स वॉल्यूम कर रहे हैं, जैसे हमने अगर 1 करोड़ की सेल्स की, तो 1 करोड़ की सेल पे प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कितना होगा, ये हम निकाल सकते हैं सीवीपी एनालिसिस से। अगर हमने 1 लाख की सेल की, तब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कितना होगा, ये हम निकाल सकते हैं सीवीपी एनालिसिस से। तो आप देख रहे हैं सीवीपी एनालिसिस से हमें कितनी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, चलिए अब पांचवी इंफॉर्मेशन देखते हैं, दैट इज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर अ टारगेट प्रॉफिट लेवल। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है कि हमें 1 करोड़ का टारगेट प्रॉफिट, मतलब 1 करोड़ का प्रॉफिट इस साल हमें करना है, तो इस 1 करोड़ के प्रॉफिट को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को कितनी की सेल्स करनी पड़ेगी, ये भी हम सीवीपी एनालिसिस से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, सबसे पहले जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट का टारगेट डिसाइड करती है, बट उस टारगेट को अचीव करने के लिए कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, ये सब हम सीवीपी एनालिसिस से निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रॉफिट के रिगार्डिंग, प्रॉफिट प्लानिंग के रिगार्डिंग हमें सीवीपी एनालिसिस से मिलती है। राइट, तो हम कह सकते हैं कि सीवीपी एनालिसिस क्या है, सीवीपी एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट टूल है। सीवीपी एनालिसिस क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट टूल है, जिससे हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग। जो प्रॉफिट प्लानिंग है उसके जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये इंग्रेडिएंट क्या है, बताया था, कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, किसी भी प्रोडक्ट का वॉल्यूम कितना है, और किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कितनी है, यही तो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है प्रॉफिट के। ठीक है, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, कॉस्ट अगर आपने वेरी करी, ठीक है, कॉस्ट अगर सॉरी अगर सेल्स वेरी कर रहे हैं या वॉल्यूम वेरी कर रहे हैं, तो इसका कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर सेल्स वेरी कर रहे हैं तो इसका सेलिंग प्राइस पे आप कैसे वेरी कर सकते हैं। तो इन तीनों टर्म के बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं सीवीपी एनालिसिस से। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, दिस इज वन ऑफ द टेक्निक टू स्टडी द सीवीपी एनालिसिस। देखिए हमने पिछले स्लाइड में ये तो पढ़ लिया कि सीवीपी यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, इससे हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन सवाल ये आता है कि सीवीपी एनालिसिस करेंगे कैसे, कैसे हम कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे कैसे। ठीक है, तो इसका जवाब ये है, ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस इज अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है जिसकी मदद से सीवीपी एनालिसिस किया जाता है। ये बात समझ में आई, ब्रेक इवन एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसकी मदद से सीवीपी एनालिसिस किया जाता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, इवन आपको कुछ बुक्स में मिल जाएगा कि ब्रेक इवन एनालिसिस इज सेम एज सीवीपी एनालिसिस, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस और सीवीपी एनालिसिस ये दोनों अलग अलग हैं। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है ना, इनके बीच में बहुत बारीक सा एक डिफरेंस है। जो सीवीपी एनालिसिस है, दिस इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जबकि ब्रेक इवन एनालिसिस केवल एक टेक्निक है, ध्यान से समझिएगा, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, केवल एक टेक्निक है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की केवल एक टेक्निक है। ठीक है, तो ब्रेक इवन एनालिसिस और सीवीपी एनालिसिस के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस है। ठीक है, और ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, ये एक टेक्निक है जिससे हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, चलिए अब देखते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन।
ब्रेक इवन एनालिसिस से हमें पता क्या चलता है, ठीक है। तो इसका जो इंटरप्रिटेशन है ना, मैंने इसको दो उसमें कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है नैरो इंटरप्रिटेशन और एक है ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसका नैरो इंटरप्रिटेशन क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस से हमें पता चलता है वो लेवल ऑफ एक्टिविटी, दैट लेवल ऑफ एक्टिविटी वेयर टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल सेलिंग प्राइस। यानी ब्रेक इवन एनालिसिस से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कितनी एक्टिविटी करनी चाहिए, यानी कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, या कह लीजिए कितने की सेल करनी चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो टोटल कॉस्ट है वो किसके बराबर हो जाए, टोटल सेल्स के बराबर, ठीक है। और जब टोटल कॉस्ट टोटल सेल्स के बराबर होती है तो क्या होता है, नो प्रॉफिट, न प्रॉफिट होगा न लॉस होगा ना। अगर जितने का आपने प्रोडक्ट बनाया उतने में ही आपने सेल किया तो क्या होगा आपको, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस वो लेवल ऑफ एक्टिविटी फाइंड आउट करने में हेल्प करता है जिसपे ऑर्गेनाइजेशन को न प्रॉफिट हो न लॉस हो, या कह लीजिए टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स हो। तो दिस इज द नैरो इंटरप्रिटेशन। बट अगर ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ब्रेक इवन एनालिसिस वो सिस्टम है, वो सिस्टम ऑफ एनालिसिस है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं प्रोबेबल प्रॉफिट, जो भी संभावित, जो भी प्रोबेबल प्रॉफिट है एट एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन अगर 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है तब कितना प्रॉफिट होगा, ऑर्गेनाइजेशन अगर 20 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है तब कितना प्रॉफिट होगा, ऑर्गेनाइजेशन अगर 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है तब कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो प्रोबेबल प्रॉफिट, क्या संभावित प्रॉफिट है एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ब्रेक इवन एनालिसिस से भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है कि डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी पे ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट होगा, ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द टू इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। आगे हम ग्राफ भी देखेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस का। चलिए अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ब्रेक इवन एनालिसिस में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज कंट्रीब्यूशन, या जिसको ग्रॉस मार्जिन भी कहते हैं। ये जो कंट्रीब्यूशन है ये मार्जिनल कॉस्टिंग में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है काफी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन इज फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये जो फॉर्मूले है ना इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में भी ये टर्म यूज होता है, प्लस ब्रेक इवन एनालिसिस सीवीपी एनालिसिस में भी ये कंट्रीब्यूशन बहुत यूज होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कंट्रीब्यूशन इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और कंट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। चलिए अब दूसरा टर्म देखते हैं जो ब्रेक इवन एनालिसिस में यूज होता है, दैट इज पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको शॉर्ट में कहते हैं पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन की का जो कोई भी ऑपरेशन है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हम स्टडी कर सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑपरेशन है वो कितना प्रॉफिटेबल है, इसको हम जज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीवी रेशियो। पीवी रेशियो को हम कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। पीवी रेशियो का एक दूसरा नाम भी है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स रेशियो, ये देखिए लिखा है ना कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स रेशियो। पीवी रेशियो से हम कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच में भी रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक ही कंपनी के कई प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में, आप जानते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं प्रॉक्टर एंड गैम्बल, तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल के बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट, बहुत सारे सोप शैम्पू ऑयल मार्केट में हैं। तो अगर मैनेजमेंट को ये फाइंड आउट करना है कि विच प्रोडक्ट इज मोर प्रॉफिटेबल, ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन फाइंड आउट कर सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो, पीवी रेशियो, ठीक है। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, इसको मैं सी बाई एस कहती हूँ। पीवी रेशियो इज सी बाई एस, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है, दिस इज पीवी रेशियो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा टर्म देखते हैं दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ये वर्ड इकोनॉमिक्स में भी आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ब्रेक इवन पॉइंट। अगले लेक्चर में, मैं आज इस लेक्चर में केवल थ्योरी पढ़ा रही हूँ इसकी, अगले लेक्चर में मैं इस पर न्यूमेरिकल कराऊंगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्लस बीबीए और बीकॉम में भी
ब्रेक इवन पॉइंट पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से समझिएगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है विच ब्रेक द टोटल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस इवनली। ये वो पॉइंट है जो टोटल कॉस्ट, ठीक है, ये वो पॉइंट है जो टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स को इवनली डिवाइड करता है, यानी बराबर डिवाइड करता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक मतलब तोड़ना, इवन मतलब बराबर, पॉइंट मतलब वो बिंदु, वो पॉइंट, यानी ये वो पॉइंट है जो टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स को बराबर तोड़ता है, यानी ये टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स को बराबर करता है, ठीक है। तो अगर टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स बराबर हो जाएगी तो नो प्रॉफिट नो लॉस ही तो हो गया, यानी वो पॉइंट जिस पे ऑर्गेनाइजेशन को न प्रॉफिट हो न लॉस हो, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे हम क्या कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जितनी इनकम है उतना ही खर्चा है, तभी तो न प्रॉफिट हो रहा है न लॉस हो रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट पे जितनी इनकम है ऑर्गेनाइजेशन की उतने ही खर्चे हैं, इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो रहा है? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हम कह सकते हैं एट ब्रेक इवन पॉइंट इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स, या कह लीजिए तीसरा क्या कह सकते हैं? नो प्रॉफिट नो लॉस, न प्रॉफिट हो रहा है न लॉस हो रहा है एट ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन करती है ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा, ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन करती है ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन को कहीं प्रॉफिट होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक इवन पॉइंट से कम प्रोडक्शन करती है तब क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन को ब्रेक इवन पॉइंट तक तो प्रोडक्शन करना ही करना है, ठीक है, और उससे ज्यादा करेगी तो प्रॉफिट होगा, उससे कम करेगी तो लॉस होगा। इसको मैं ग्राफ से भी अभी बताऊंगी, ग्राफ से और अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है एफ बाई सी, सिंपली, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? एफ बाई सी। एफ मतलब फिक्स कॉस्ट, सी मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको आउटपुट के टर्म में पूछे, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को कितने यूनिट का प्रोडक्शन करना है ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस हो, तो आप बताएंगे एफ बाई सी, यानी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बट अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितने की सेल्स करनी है, सेल्स के टर्म में अगर पूछा जाए कि ऑर्गेनाइजेशन कितने की सेल्स करे ताकि ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? एफ बाई सी में आप क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। एफ बाई सी में सेलिंग प्राइस पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म ऑफ सेल्स, सेल्स के टर्म में आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात, अभी आपने पढ़ा था पीवी रेशियो, याद है? पीवी रेशियो लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, तो हमने देखा था पीवी रेशियो क्या होता है? सी बाई एस था, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, अगर मैं इस सेलिंग प्राइस को इस कंट्रीब्यूशन के नीचे ले आऊं, ठीक है, तो ये क्या हो गया? सी बाई एस। तो हम ब्रेक इवन पॉइंट का एक और हमारा फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, ठीक है, बन गया। देखिए अभी ऊपर क्या लिखा था? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, मैं सेलिंग प्राइस को मैं डिनोमिनेटर में ले आई तो ऐसे हो जाएगा सी बाई एस, तो सी बाई एस ही तो पीवी रेशियो होता है, ये जो सी बाई एस है यही तो पीवी रेशियो होता है। तो एक और फॉर्मूला आपका ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मिल गया? अगर ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स के टर्म में निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो गया फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने की सेल्स करें ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस हो, तो आप बताएंगे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अगर आपसे पूछा जाए कितने का आउटपुट प्रोड्यूस करें, कितने का प्रोडक्शन करें ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस हो, तो आप बताएंगे एफ बाई सी, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला, ध्यान रखना है इसका। क्वेश्चन बहुत आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजायर्ड प्रॉफिट। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, अब मैं आपको दो फॉर्मूले बताने जा रही हूँ, दो मैजिकल फॉर्मूले। इन दो फॉर्मूले की मदद से आप बहुत टफ, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों जो फॉर्मूले अब मैं बताने जा रही हूँ बहुत काम के फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजेशन ने अगर पहले से ये सोचा हुआ है कि हमें इतने का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, हमें 1 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करना है, तो उस 1 करोड़ के प्रॉफिट को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कितने यूनिट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा या ऑर्गेनाइजेशन को कितने की सेल्स करनी पड़ेगी, ये हम इन दो फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये दो फॉर्मूले बहुत काम के हैं।
समझ में आया कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है कि हमें 1 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए या 5 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, तो इस प्रॉफिट को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कितने यूनिट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा या कितने की सेल्स करनी पड़ेगी, ये हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या फॉर्मूला है, यूनिट फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, उस डिजायर्ड प्रॉफिट को अचीव करने के लिए कितने यूनिट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला है F/C, जो अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था, F/C। इसमें केवल न्यूमरेटर में आप डिजायर्ड प्रॉफिट जोड़ दीजिए। F/C तो अभी पिछले स्लाइड में देखा था ना, F इज फिक्स कॉस्ट, C इज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, और इसमें डिजायर्ड प्रॉफिट को जोड़ दीजिए, आपका फॉर्मूला आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट। और अगर आपको सेल्स पता करनी है कि ऑर्गेनाइजेशन कितने की सेल्स करे ताकि उसे डिजायर्ड प्रॉफिट मिले, तो हम क्या करेंगे, F/PV रेशियो, पिछली स्लाइड में देखा था ना, F/PV रेशियो, इसमें डिजायर्ड प्रॉफिट जोड़ दीजिए, ठीक है, तो आपका आ जाएगा सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। तो ये 2 फॉर्मूले थोड़े से ध्यान रखिएगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड आपको क्वेश्चन कराऊंगी। चलिए अब देखते हैं ग्राफ पीवी रेशियो का। ये जो ग्राफ है, देखिए अगर पीवी रेशियो नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट, अगर आपसे ब्रेक इवन पॉइंट पे क्वेश्चन आए तो बिना कहे आप ये ग्राफ जरूर बनाएंगे, ठीक है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे केवल ब्रेक इवन पॉइंट पूछा जा रहा है बट फिर भी आप ये ग्राफ जरूर बनाइएगा, ठीक है, ग्राफ बहुत आसान है। एक्स एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं सेल्स वॉल्यूम, वाई एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं अमाउंट वाई एक्सिस पे। फिर उसके बाद हम टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट शो कर रहे हैं। टोटल सेल्स जब आपने ड्रॉ की तो आपने देखा कुछ ऐसा आएगा, ऐसी लाइन बनेगी। फिर आपने टोटल कॉस्ट जब ड्रॉ की तो आपने देखा कुछ ऐसी लाइन आएगी, ठीक है। तो हम जानते हैं ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट बराबर हो, ठीक है, तो यही तो वो पॉइंट है, यही वो पॉइंट पी है जिसपे टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स बराबर है। इसीलिए तो ये दो लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वही पॉइंट तो है जो बराबर है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये आया 34 पे कट किया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम 34 यूनिट तो सेल करनी ही करनी है, तब जाके नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। और अगर ऑर्गेनाइजेशन 34 से ज्यादा यूनिट सेल करती है तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, तब ऑर्गेनाइजेशन को होगा प्रॉफिट। और अगर ऑर्गेनाइजेशन 34 यूनिट से कम सेल करती है, ठीक है, 34 यूनिट से कम सेल करती है तब ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो और 34 यूनिट पे क्या हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट बराबर है, ठीक है, पॉइंट पी पे टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि इस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स की जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। आप जरा ये एरिया देखिए, इस एरिया में क्या है, ये जो एरिया है इसमें क्या है, सेल्स क्या है, सेल्स ज्यादा है और कॉस्ट कम है। सेल ज्यादा है कॉस्ट कम है, तो अगर सेल ज्यादा होती है कॉस्ट कम होती है तो क्या होता है, प्रॉफिट। और अगर मैं इस एरिया की बात करूं, इस एरिया को देखिए, इस एरिया में क्या है, ये वाली लाइन किसकी है, ये लाइन कॉस्ट की है, ये लाइन किसकी है, ये सेल्स की है। कॉस्ट ज्यादा सेल्स कम तो क्या होगा, लॉस, यही तो होता है ना। तो इसीलिए इस एरिया में क्या है, लॉस, इस एरिया में क्या है, प्रॉफिट। यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट, यहाँ पे हो रहा है लॉस, ठीक है। और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट क्या क्यों हो रहा है, क्योंकि सेल्स ज्यादा है, ठीक है, कॉस्ट कम है। इस एरिया में लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है सेल्स कम है, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। न समझ में आए तो दोबारा एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। वैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कितने मार्जिन से, कितने गैप से ऑर्गेनाइजेशन सेफ पोजीशन पे है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज टोटल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। ऑर्गेनाइजेशन की टोटल सेल्स कितनी हो रही है और ब्रेक इवन पॉइंट पे कितनी सेल्स है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक और फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक और फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब सवाल ये आता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू से हमें क्या पता चलता है,
ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू जो है ना हमेशा लार्ज होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हमेशा ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू ज्यादा है तो ये शो करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो साउंड पोजीशन पे है, वो स्टेबल पोजीशन पे है। क्योंकि अगर थोड़ी सी सेल्स कम भी हो गई ना तो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर लेगी, राइट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। बट अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है तो क्या होगा, तो अगर सेल्स थोड़ी भी कम हो गई ना तो क्या होगा, इट विल एडवर्सली इफेक्ट द प्रॉफिट, ये निगेटिवली इफेक्ट करेगा प्रॉफिट पे। और अगर सेल्स ज्यादा कम हो गई तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को हो जाएगा लॉस। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल साउंडनेस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कितनी साउंड है, कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्टेबल है, ये हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू को देख के पता चलता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन सारे ही टॉपिक्स, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पीवी रेशियो, ठीक है, कंट्रीब्यूशन, इन सारे ही पॉइंट्स पे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी अगले लेक्चर पे। तो इस लेक्चर को अच्छे से समझ लीजिएगा। थोड़े छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बट आप इजिली उन्हें लर्न कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा भी समझ में आया है ना तो प्लीज लाइक का बटन प्लीज प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है। तो चलिए वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू।